नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपकी मोस्ट डिमांडिंग पेपर, दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आपके पेपर का नाम है, जो कि सेमेस्टर 5th का माइनर पेपर है। तो माइनर पेपर ज्योग्राफी की वन शॉट क्लास नहीं अपलोड कर पाए, उसके लिए आई अपोलोजाइज़। बट आपके लिए हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट हम ज़रूर लेके आए हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के सिलेबस के रिगार्डिंग। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस बहुत लंबा-चौड़ा नहीं है। इंडिया की लोकेशन, रिवर्स एंड मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट, मेजर मिनरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर के बारे में आपसे इस पेपर में पूछा जाएगा। और पीडीएफ के लिए आपको विजिट करनी होगी हमारी वेबसाइट, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत सेक्शन 1 के साथ। देखो, आपके पेपर का नाम क्या है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इंडिया है उसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, यानी कि इंडिया की ग्लोबीय स्थिति क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। इनको रटना है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपको रटना ही है। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। It lies between 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitudes and 68 degree 7 minute eastern to 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी कि यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। गिविंग इट ए सेंट्रल पोजीशन इन साउथ एशिया, जो कि इसे दक्षिण एशिया के केंद्र में क्या करता है? स्थिति प्राप्त करता है, यानी कि ये एक तरीके से दक्षिण एशिया के केंद्र में है। अब ये क्या है सर? ये पल्ले नहीं पड़ा। वैसे तो आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको इसको थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। तो देखो, ये हमारी अर्थ है और ये हमारी भूमध्य रेखा है। मैं मार्कर ले लेता हूँ, ये रहा। ये हमारी 0 डिग्री, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, दिख गया। इक्वेटर क्या करता है बच्चों? ये अपने जो पृथ्वी है इसको 2 भागों में डिवाइड करता है। ये अपना नॉर्दर्न है और ये अपना साउथ है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है? अब इंडिया आपको दिख ही रहा है, इंडिया कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। और ये है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि 0 डिग्री देशांतर। अब ये देशांतर क्या करता है? ये भी 2 बराबर डिवाइड करता है पृथ्वी को एक पूर्वी देशांतर में और एक पश्चिमी देशांतर में। ठीक है? तो इंडिया कहाँ है? इंडिया उत्तर में है, दिख ही रहा है, साथ में पूरब में भी है। तो इंडिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हुआ, यानी कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न गोलार्ध में है, सॉरी हाँ, नॉर्दर्न और ईस्टर्न गोलार्ध में इंडिया क्या है? स्थित होता है। अब हम बात करें इंडिया की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। तो ये जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ऊपर आप ऐसे देख पा रहे हो इस तरीके के, इनको बोलते हैं लेटीट्यूड, यानी कि अक्षांश। और जो ये खड़े हैं इनको बोलते हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया के अक्षांश और देशांतर आपको मालूम होने ही चाहिए, यानी कि इंडिया की यहाँ से तो कौन-कौन से अक्षांश गुजरते हैं और इधर से कौन-कौन से देशांतर गुजरते हैं। अब देखो, सारे अक्षांश कौन से होंगे? उत्तरी ही होंगे। ये भी उत्तरी होगा और ये भी उत्तरी होगा, और ये भी पूर्वी है, ये भी पूर्वी है। तो आपको ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो बच्चे नॉन ज्योग्राफी के और जिन्होंने कभी क्लास नहीं ली है ज्योग्राफी की, उनके लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही होता है। तो आपको ये जो टाइम वगैरह है, यहाँ पे दो देशांतर और अक्षांशीय स्थिति है, इनको रटना ही है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एग्ज़ाम के पास। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिलीफ ऑफ इंडिया? मैं वापस इसी क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। हाँ, देखो ये रहा, एक फ़ोटो मैंने और रखी थी, ये रहे। आपको फ़ोटो से जल्दी याद हो जाएगा। इंडिया का जो अक्षांश है, वो देखो उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर है 8 डिग्री 4 मिनट, और इधर आप देख रहे हो 97 डिग्री 25 मिनट, और ये 68 डिग्री 7 मिनट, और ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आपको मालूम होना ही चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिलीफ ऑफ इंडिया? यानी भारत के उच्चावच से क्या अभिप्राय है? रिलीफ ऑफ इंडिया रेफर्स टू द फिजिकल फीचर्स such as mountains, plains, plateaus, deserts, and coastal areas that form the surface structure of the country। यानी कि भारत के उच्चावच से तात्पर्य पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल और तटीय क्षेत्र जैसी भौतिक आकृतियों से है, भौगोलिक या भौतिक आकृतियों से है, जो कि देश की सतह संरचना का क्या करती है? निर्माण करती है। यानी कि इंडिया में जो इंडिया का सरफेस है, इसमें किधर डेजर्ट है, किधर प्लेटो है, किधर कोस्टल एरिया है, किधर क्या है, ये सारी जो भी इसकी भूभाग की आकृतियाँ है, ये इंडिया की रिलीफ कही जाती है। ये इंडिया की आकृति को डिजाइन करती है, स्ट्रक्चर देती है।
अगला क्वेश्चन है, नेम द मेजर रिलीफ डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख उच्चावच विभागों के नाम बताइए। द मेजर रिलीफ डिविजन्स ऑफ इंडिया आर द हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेटो, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड्स, यानी कि भारत के प्रमुख उच्चावच विभाग में हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह आते हैं। यानी कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो अपने द्वीप समूह, ठीक है। डेजर्ट हो गया, मैदान हो गया, हिमालयन रेंज हो गई, प्लेटो हो गए, कोस्टल एरिया हो गए, ये भारत के प्रमुख क्या है, रिलीफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मानसून क्लाइमेट, यानी मानसूनी जलवायु क्या है। मानसून क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग समर एंड ड्राई कंडीशंस ड्यूरिंग विंटर इन इंडिया। यानी कि मानसूनी जलवायु की विशेषता है कि मौसमी पवनों की दिशा में परिवर्तन, यानी कि पवनों की दिशा में जो मौसमी परिवर्तन होता है उसे ही मानसून कहते हैं। और भारत में किस तरह की जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, जिसके कारण भारत में ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है और शीत ऋतु में शुष्क मौसम रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल वेजिटेशन टाइप्स इन इंडिया, भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार कौन कौन से हैं। नेचुरल वेजिटेशन टाइप्स इन इंडिया इंक्लूड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ऑन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। यानी कि भारत के प्राकृतिक वनस्पति में प्रकारों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी वन होते हैं, कंटीले वन है, पर्वतीय वन है और मैंग्रोव वन यानी कि जो जल में उगने वाली वनस्पति होती है वो। ये भारत की प्रमुख वेजिटेशन है, प्रमुख वनस्पतियां हैं। नेम दी मेजर सोयल टाइप्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों के नाम बताइए। मेजर सोयल टाइप्स ऑफ इंडिया आर एलुवाइल सोयल, ब्लैक सोयल, रेड सोयल, लेटेराइट सोयल, डेजर्ट सोयल एंड माउंटेन सोयल। यानी कि भारत की प्रमुख मृदा में जलोढ़ मृदा, यानी कि जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा क्या है, शामिल है। ये इंडिया की मेजर मृदा है या सोइल है। व्हाट इज सोइल इरोजन, यानी मृदा अपरदन क्या है, यानी कि रेत का या तो उड़कर या पानी के साथ बहकर या हुमन गतिविधियों से या मानवीय कारणों की वजह से ऊपर का जो सरफेस है धरती का वह कट जाना क्या कहा जाता है, सोइल इरोजन कहा जाता है। सोइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सोइल बाय वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटीज रिड्यूसिंग सोइल फर्टिलिटी। यानी कि मृदा अपरदन वायु या मानवीय क्रियाओं द्वारा उपजाऊ ऊपरी मिट्टी की परत के हटने की प्रक्रिया है जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर, जिसमें हम बात करेंगे रिवर्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की। नेम दी मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी भारत की प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम बताइए। द मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया इंक्लूड द हिमालयन रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र एंड द पेनिसुलर रिवर्स लाइक द गोदावरी, कृष्णा एंड नर्मदा। भारत की प्रमुख नदी प्रणालियों में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी हिमालय नदी है जो कि हिमालय से जिनका उद्गम होता है, तथा गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा जैसी प्रायद्वीपीय नदियां भी शामिल है। आप मैप में इधर देख सकते हो, ये इंडिया की बेसिकली जो नदी सिस्टम है वो है, जिसमें जैसे गंगा है ये यहाँ से निकली हिमालय से, यमुना निकली, सतलज है, रावी है, झेलम है, चिनाब है, सॉरी इंडस है, ठीक है, ऊपर चेनाब है, इधर नर्मदा नदी है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। ये आपको कुछ नदी प्रणाली इंडिया की मेजर मेजर दिख रही होगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना, नदी परियोजना क्या है। यानी कि आपने नाम सुना होगा, एक बड़ा सा बांध लगा दिया, ठीक है, पानी रोका गया। तो ये जो पानी रोका है इस बांध से, तो क्या इसका एक ही पर्पज है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई करना? नहीं, सिंचाई के अलावा इसके और कई सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो एक ऐसा बांध, ऐसी योजना, ऐसी प्रोजेक्ट जिसके कई सारे उद्देश्य होते हैं उसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहा करते हैं। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू प्रोवाइड इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, फ्लड कंट्रोल एंड वाटर सप्लाई फ्रॉम ए सिंगल रिवर। यानी कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना एक ही नदी से सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जलापूर्ति जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। उसे हम मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। नेम एनी टू मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, यानी कि किसी दो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के नाम लिखिए। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट आर टू इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज रिवर्स प्रोजेक्ट इन इंडिया। यानी कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना और दामोदर घाटी नदी परियोजना भारत की दो प्रमुख बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं। और भी बहुत सारे आप इसमें नाम
करोगे गूगल तो आपने इसमें खूब सारे नाम और मिल जाएँगे। व्हाट इज़ इरिगेशन यानी सिंचाई क्या है? इरिगेशन इज़ द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चरल लैंड टू सपोर्ट क्रॉप ग्रोथ एंड इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी सिंचाई कृषि भूमि को जल उपलब्ध कराने की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें फसलों की वृद्धि और कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी कि आपका जो खेत है, एक होती है बारिश का होना, तो वो है तो अपने आप ही क्या है, नेचुरल है। इस खेत में आप कहीं से भी, चाहे बांध से, किसी नहर से, किसी तालाब से जो पानी लाने की आप व्यवस्था करते हो, क्यों करते हो? ताकि आपकी फसल क्या हो, ग्रोथ हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो सके। तो ये जो आपने व्यवस्था करी है इसकी सिंचाई के लिए, इसे हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, नेम 2 मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत की 2 प्रमुख खाद्य फसलों के नाम बताइए। व्हीट एंड राइस आर 2 मेजर फूड क्रॉप्स ग्रोन एक्सटेंसिवली इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि गेहूँ और चावल भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जो कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाई जाती है। यानी कि देश का एक हिस्सा गेहूँ खाता है, तो देश का एक हिस्सा चावल खाता है। तो 2 जो अगर पूरी जनसंख्या की बात करें इंडिया की, तो मेजरली ये 2 खाद्यान्न फसलें अपनी आती है। नेम 2 मेजर कमर्शियल क्रॉप्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत की 2 प्रमुख व्यावसायिक फसलों के नाम बताइए। Cotton and sugarcane are major commercial crops that contribute significantly to India's economy यानी कि कपास और गन्ना भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं जो कि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अलावा आप मूँगफली, तिल, ऑयल वगैरह को आप इसमें रख सकते हो, सूरजमुखी को भी रख सकते हो। व्हाई इज़ टी कल्टीवेशन इम्पोर्टेंट इन इंडिया यानी कि भारत में चाय की खेती क्यों महत्वपूर्ण है? टी कल्टीवेशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ टी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम यानी कि चाय की खेती महत्वपूर्ण है भारत के लिए क्योंकि भारत चाय का एक प्रमुख बड़ा उत्पादक देश है और साथ में निर्यातक देश भी है। जिससे रोज़गार तो जनरेट होता ही होता है, साथ में हमें इनकम की भी प्राप्ति होती है। अब जब चाय का हम इतना बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और बड़े लेवल पे निर्यात कर रहे हैं, तो एक बड़ी मशीनरी इसमें लगती है और उसमें कई तरीके का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और इनकम भी जनरेट होती है। सो टी कल्टीवेशन इंडिया के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर जिसमें मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज को जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर मिनरल रिसोर्सेज यानी कि खनिज संसाधन क्या है? Mineral resources are naturally occurring substances found in the earth's crust that are used for industrial and economic development यानी कि खनिज संसाधन पृथ्वी की परपटी में पाए जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। यानी कि खनिज का मतलब ही क्या होता है? जिसे खोदकर निकाला जाएगा, यानी कि खनन से जिसको निकाला जाता है। खनन से किसे निकाला जाएगा भाई? जो धरती के अंदर कहीं परपटी में फंसा हुआ है या उसमें स्टोर्ड है, वहां से हम इसको निकालेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? खनिज का नाम देते हैं। और ये खनिज का क्या होता है? ये नेचुरल तौर पे प्रकृति के द्वारा उसमें पाए जाते हैं जो कि हमारे इंडस्ट्रीज के लिए और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, नेम मेजर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों के नाम बताओ। मेजर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इंक्लूड आयरन और कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज, माइका और इसके आप कॉपर आयरन, हाँ, कॉपर वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है? इंडिया में मुख्य तौर पे निकलने वाले संसाधन है जिसमें लोह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज, अभ्रक, एल्यूमीनियम और भी खूब सारे पायराइटीज, टंगस्टन वगैरह वगैरह खूब है, लेकिन मेजर मेजर आप और भी लिख सकते हो। व्हाट आर पावर रिसोर्सेज? ऊर्जा संसाधन क्या है? Power resources are sources used to produce energy for industrial, domestic and transportation purpose यानी कि ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक, घरेलू और परिवहन आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। यानी कि जैसे मान लो पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम क्या है? एक पावर रिसोर्सेज है, यानी कि जिनसे हमें एनर्जी क्रिएट होती है, चाहे वो इंडस्ट्रीज के मामलों में हो या डोमेस्टिक हो या ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से हो। तो इनको हम क्या कहते हैं? पावर रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे यूरेनियम का निकलना पावर रिसोर्सेज कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर यानी ऊर्जा के 2 पारंपरिक स्रोतों के नाम बताओ। Coal and petroleum are two conventional sources of power widely used in India यानी कि कोयला और पेट्रोलियम भारत में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के 2 पारंपरिक स्रोत हैं। नेम 2 नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर यानी कि ऊर्जा के 2 अपारंपरिक या नवीन नवीन जो स्रोत है उनके नाम बताओ। सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर इम्पोर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर यानी कि ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ऊर्जा के
महत्वपूर्ण अपारंपरिक स्रोत है, यानी पारंपरिक और अपारंपरिक का मतलब हुआ ऐसे सोर्सेज जो एक लंबे समय से चले आ रहे हैं, यूज होते आ रहे हैं, उन्हें कन्वेंशनल या पारंपरिक कहते हैं, और जिनकी खोज अभी नए नई हुई है, हाल ही के दशकों में हुई है, उसे हम नॉन कन्वेंशनल भी उन्हें नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। तो सोलर और विंड एनर्जी नए हैं, जबकि कोल और पेट्रोलियम है ये पुराने हैं, जिन्हें हम पारंपरिक स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? लोहा एवं इस्पात उद्योग क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूस iron and steel from iron ore and forms the base of industrial development। यानी लोहा एवं इस्पात उद्योग लोहा ऐशक से लोहा और इस्पात का उत्पादन करता है और औद्योगिक विकास का आधार है। यानी कि जो स्टील इंडस्ट्रीज है, टाटा स्टील वगैरह आप देखते हो और बिलाईपुर का कारखाना देखते हो, ये सारे क्या है, हमारे इंडस्ट्रीज के क्या है, बेस है, आधार है। क्योंकि इस्पात और जो लोहा इंडस्ट्री है इनसे बहुत सारी मशीनें वगैरह बनना है, आप यूँ ही कह सकते हो, तो कुछ भी। तो ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, बेस का काम करती है, आधार का काम करती है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट? वस्त्र उद्योग क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज़ एक्सपोर्ट अर्निंग्स। यानी कि वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है और भारत की निर्यात आय में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री आप कह सकते हो, दुनिया की, इंडिया की आप सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री कहोगे, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्योंकि पुरानी है, साथ में बहुत लार्ज स्केल पर इसका क्या है, फैली हुई है, सो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन सॉरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। और साथ ही में ये, क्योंकि एक्सपोर्ट हम कपड़ा खूब करते हैं, तो हमें फॉरेन अर्निंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं यूनिट 4th, जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर? यानी कि जनसंख्या संरचना क्या है? पॉपुलेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन एज, जेंडर, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशन। यानी कि जनसंख्या संरचना से तात्पर्य आयु, लिंग, साक्षरता और व्यवसाय के आधार पर जनसंख्या के गठन से है। यानी कि कितनी जनसंख्या है, क्या एज की है, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं, ठीक है? और जेंडर यानी महिलाएँ कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, लिटरेसी कितनी साक्षरता है, शहरी साक्षरता क्या है, ग्रामीण साक्षरता क्या है, ऑक्यूपेशन में कितने काम करने वाले, कितने नहीं काम करने वाले हैं, काम करने वाले हैं तो कौन से सेक्टर में काम करते हैं, प्राइमरी में कितने हैं, सेकेंडरी में कितने हैं, टर्शियरी में कितने हैं। तो कहने का मतलब ये सारी जो बातें होती है, इसे हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? यानी कि जनसंख्या वितरण क्या है? Population distribution refers to the way people are spread over a particular area or region। यानी कि जनसंख्या वितरण से तात्पर्य किसी क्षेत्र या प्रदेश में लोगों के फैलाव के ढंग से। यानी कि लोग, जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, तो इसमें जैसे रेगिस्तान में कम लोग हैं, इधर थोड़े ज़्यादा है, इस एरिया में थोड़े ज़्यादा है, यहाँ पे फिर कम है, पहाड़ी एरिया में थोड़े और कम है, इस तरीके से। तो ये जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, अलग-अलग एरिया में, अलग-अलग फैक्टर है इसके पीछे, इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। व्हाई इज पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया? अब भारत में जो जनसंख्या है वो असमान रूप से क्यों वितरित है? यानी कि कोई भी एरिया हो, क्या उसमें जनसंख्या समान रूप से वितरित होती है? नहीं होती। इसके पीछे क्या रीज़न है? Population is unevenly distributed due to variations in climate, sorry, sorry, due to climate, relief, soil fertility, resources and economic opportunities। यानी कि जलवायु, उच्चावच मृदा की उर्वरता, संसाधनों और आर्थिक अवसरों की भिन्नता के कारण भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो क्या है, असमान है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा इनकम की अपॉर्चुनिटी होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। जहाँ पे जैसे रेगिस्तान है, यहाँ की एडवर्स सिचुएशन है, तो लोग यहाँ से निकल कर दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं। तो एक जगह ज़्यादा बच लोग मिलेंगे, एक जगह कम मिलेंगे, उसके पीछे कारण क्लाइमेट भी होता है, वहाँ की उच्चावच भी है, सोइल की फर्टिलिटी भी है और इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ भी है। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन अनइवनली डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूट होती है। व्हाट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ? जनसंख्या वृद्धि क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन ए कंट्री ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य किसी निश्चित समय अवधि में देश की जनसंख्या में वृद्धि सी है। यानी कि 2001 से लेकर 2011 की हम बात करें तो 2001 में 102 करोड़ थे हम, और यहाँ पे 121 करोड़ हो गए। तो इन 10 साल के, यानी कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया, तो इन 10 सालों में जनसंख्या में जो ग्रोथ हुई, जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, वह नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से जानते हैं।
नेम 2 कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, और भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके क्या है 2 प्रमुख कारण बता दीजिए। हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइन इन डेथ रेट आर 2 मेजर कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, यानी कि उच्च जन्म दर है और साथ ही में मृत्यु दर की क्या है, कमी है। इससे जनसंख्या वृद्धि में बहुत ज़्यादा विस्फोटक वृद्धि हो रही है। ये मेजर रीज़न है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ओवर पॉपुलेशन? अधिक जनसंख्या किसे कहेंगे? यानी कि हम कैसे कहेंगे कि जनसंख्या ज़्यादा है? जैसे मान लो कोई एक परिवार है, ठीक है? उस परिवार की हालत थोड़ी गरीबी की सी है, तो वहाँ पे 2 बच्चे भी हो गए, तो भी वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा फ़ील होगी। लेकिन एक ऐसा शाही परिवार है, रॉयल परिवार है और बहुत उनके राजा-महाराजा जैसी ठाट-बाट है, तो वहाँ अगर 20 बच्चे भी हो गए, तो भी क्या है कि भई उनके पास रिसोर्सेज़ है, तो ये 20 ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं कही जाएगी। तो कहने का मतलब पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा कही जाती है, जहाँ पर उस पॉपुलेशन के सामने रिसोर्सेज़ क्या पड़ जाते हो, कम पड़ जाते हो, तब हम उसको ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। Overpopulation is a situation where population exceeds the available resources leading to economic and social problems, यानी कि अधिक जनसंख्या वह स्थिति है जब जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाती है, जिससे आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। उस सिचुएशन को हम अति पॉपुलेशन या ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। मेंशन वन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न एक समस्या बताइए। पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, प्रेशर ऑन रिसोर्सेज एंड डिक्लाइन इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि जनसंख्या वृद्धि होती है तो इससे बेरोजगारी आती है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, संसाधनों पर प्रेशर दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन स्तर है, उसमें गिरावट देखने को मिलती है। तो इस तरीके की समस्याएं जनसंख्या बढ़ोतरी से क्या है, जुड़ी हुई है। तो ये सारी समस्याएँ हैं। अब आपसे सजेशन पूछ लिया जाए तो आपने खूब जनसंख्या को पढ़ा है, तो आप सजेशन ईज़िली दे सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं हम सेक्शन बी की बड़े क्वेश्चन जिसमें हैं, तो एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया, यानी कि फॉर इंडिया भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके महत्व की व्याख्या करो। तो आपको ये अक्षांशीय और देशांतरीय जो टाइम है या जो स्थिति है वो याद होनी चाहिए। इंडिया का क्या सिचुएशन है ग्लोब पे, वो आपको होना ही चाहिए याद। एक क्वेश्चन बनेगा डिस्क्राइब द मेजर रिलीफ डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख उच्चावच विभागों का वर्णन करो, अच्छा क्वेश्चन है। फिर है एक्सप्लेन द मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की मानसूनी जलवायु की व्याख्या करो, पूछा जा सकता है। सेकंड यूनिट में है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, भारत में नदियों के महत्व की व्याख्या करो। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये मान लो मक्खन है, आपको बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप आंसर कर पाओगे। फिर है डिस्क्राइब मल्टीपर्पज रिवर्स वैली प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, स्टार मार्क लगा लो, बहुउद्देशीय परियोजना पूछी ही जाएगी। एक नाम ही आएगा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, फिर उसी से आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, भारत की प्रमुख फसलों के प्रतिरूप की व्याख्या करो। थर्ड यूनिट में आपसे पूछा जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि खनिज संसाधनों के महत्व है। डिस्क्राइब द मेजर पावर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में लौह और इस्पात उद्योगों की भूमिका बताइए। और फोर्थ यूनिट में आपसे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, स्टार मार्क लगाओ। ये क्वेश्चन क्या है कि ओवरऑल यूनिट को लीड करने वाले क्वेश्चन होते हैं। फिर है डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, हो सकता है ज्योग्राफी में इस तरीके का क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जा सके। एक्सप्लेन मेजर पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये मक्खन वाला क्वेश्चन है, डेफिनेटली दिया जा सकता है पॉपुलेशन के साथ। सी सेक्शन में बड़े क्वेश्चन है तो वही क्वेश्चन है, बस इसके आंसर थोड़े बड़े हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आप एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट पे। ठीक है, क्लास के अपलोड होते ही तुरंत तो नहीं होगी, लेकिन विदिन 1 आवर्स में हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये पीडीएफ अपलोड हो जाए। विदिन 1 आवर में नहीं तो थोड़ी देर बाद में हम इसको अपलोड कर ही देंगे, क्योंकि वो सारी पीडीएफ एक साथ अपलोड करते हैं, तो उस हिसाब से बाकी कोई बात नहीं, आप इन क्लास को देखो। और हमारी ये प्रयास थी कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के मार्फत ही इस पेपर को कर लिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं, आसान सा पेपर है आपका। तो ये थी आज की अपनी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की क्लास, जो कि माइनर पेपर था सेमेस्टर 5th का। क्लास अच्छी लगती है आप कमेंट करके बताएँ, और एग्ज़ाम देखकर आने के बाद भी ज़रूर कमेंट करें कि क्लास ने आपको कैसा सपोर्ट किया। तो अपने दोस्तों के साथ फटाफट क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड भी आ रही थी इस पेपर को लेकर। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।